जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, क्वेंगफेंग ने सारे गोल्ड टियर के बॉसेस को मार दिया था, जिसे सुन के सारे गार्ड्स के तोते उड़ गए थे और इससे उसे एंशिएंट गॉड स्लेट भी मिल चुकी थी, जिसे उसने अपने आर्मर पे अटैच कर लिया था, जिससे उसका आर्मर भी बहुत ही ज्यादा ओपी हो गया था। फिर वो इंस्टेंट शैडो स्लैश को लेजेंडरी टियर तक पहुंचाता है, जिससे एक बहुत ही खतरनाक यूनिक इफेक्ट आ जाता है उसमें। ये एमसी की हेल्थ को 10 गुना तक बढ़ा देता है शॉर्ट टाइम के लिए। देन वो जब वापस गॉड फॉरसैकन कॉन्टिनेंट में आता है तो वो फिर से अपनी बहन को पिटता हुआ देखता है। वो औरतें इसे पूरे आधे घंटे से पीटे ही जा रही थी, पर क्वीन शाओयू इससे कोई सबक नहीं सीखती, बल्कि उल्टा वो तो इस सब का जिम्मेदार क्वेंगफेंग को ठहराती है और उसे ही कोसने लगती है। दूसरी तरफ क्वेंसीसी एक टीम के ऊपर घात लगाए बैठी थी। जब सामने वाली टीम उस बॉस मॉन्स्टर को खत्म ही करने वाली थी, तभी इनकी टीम बाहर आती है और उस टीम को खत्म करके उस बॉस को भी खत्म कर देती है। पर अब इन लोगों को पता चल गया है कि अब इनकी रियल आइडेंटिटी पता लगाई जा सकती है, इसीलिए वो डाक्सिया छोड़ के नॉर्थ अमेरिका जाने का प्लान बना रहे थे और वहां पहुंच के ये एक गिल्ड बनाएंगे जो स्पेशली डाक्सिया के सुअरों का ही शिकार करेंगी और उस गिल्ड का नाम होगा एलिस। यहीं पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। आन्या यहाँ बहुत खुश लग रही थी। वो फुल कॉन्फिडेंस में क्वेंगफेंग को कॉल करती है और वो कहती है, एक्सपर्ट, मैंने हायर अप से आपके हाइड आउट के बारे में बात की थी, उन्होंने एक अच्छा सा प्राइस भी दे दिया है, वो इसे खरीदने के लिए राजी हो गए हैं, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? दूसरी तरफ क्वेंगफेंग अब भी लेवल 15 तक पहुंचने के लिए मॉन्स्टर हंटिंग कर रहा था। वो जब ये मैसेज देखता है तो वो कहता है, ठीक है बताओ कितना प्राइस बताया उन लोगों ने? तो आन्या बताती है 1500 ईयर्स ऑफ ट्रेडेबल लाइफ स्पैम। ये एमसी के लिए ज्यादा कम तो नहीं था, पर फिर भी वो कहता है ये तो बहुत कम है। तो सामने से आन्या एकदम चीखते हुए कहती है, हाँ मैंने बोला ही था 500 ईयर्स डेफिनेटली बहुत कम है, इसीलिए मैंने अपने पूरे दिल से सब लोगों से आर्ग्यूमेंट किए इतने सारे, और उसके बाद जाके वो 2000 सालों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम पे माने हैं। इसके लिए मुझे सच में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी एक्सपर्ट। और इधर एमसी कहता है, हाँ ठीक है चलो सिटी सेंटर के स्टेच्यू के पास में ही आ जाओ, वहीं पर ही हम इसकी ट्रेड कर लेंगे। और वो मनी मन सोच रहा था, ये आन्या कितनी चालाक लड़की है, मेरे प्राइस को कम करने की सोच रही थी। फिर हमारा सीन चेंज होकर इसी रूइन सिटी के सेंटर में बने स्टैच्यू के पास आता है। यहाँ पर आन्या शर्माते हुए अपना सर खुजा रही थी और उसके पीछे बहुत ही खतरनाक से दिखने वाले सोल्जर्स फुली आर्म नाइट आर्मर में खड़े थे, जो आन्या को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। ये देख के आन्या खुद भी बहुत शर्मा रही थी। तभी शैडो भी वहां आ जाता है, जो देख के आन्या कहती है, बिग ब्रदर शैडो प्लीज ये दिल पे मत लेना, वो क्या है ना, अभी मेरे पास कुछ ज्यादा ही लाइफ स्पैम है, इसीलिए हायर अप्स बहुत चिंता कर रहे थे, तो उन्होंने पूरे एक आर्मी मुझे ही यहाँ सेफली एस्कॉर्ट करने के लिए भेज दी। क्वेंगफेंग के सामने तो ये छोटी सी आर्मी कुछ नहीं है, इसीलिए वो कहता है, हाँ ये ठीक है। और वो मनी मन सोच रहा था, लगता है ऑफिशियल्स को अब भी मेरी असली ताकत के बारे में कुछ नहीं पता, इनकी ये सामने खड़ी सो कॉल्ड आर्मी इतनी कमजोर है कि मेरी एक दो स्किल्स में ही खत्म हो जाएगी। एमसी फालतू ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा ट्रेडिंग पैनल को ओपन करता है और आनिया भी ज्यादा समय ने बर्बाद किया, सीधा अपनी लाइफ स्पैम एमसी को ट्रांसफर कर देती है। नोटिफिकेशन आने लगती है कि तुम्हारी ट्रेडिंग सक्सेसफुल रही, तुम्हारे हाथ से अब चर्च सेंचुरी की चाबी जा चुकी है और अब तुम्हारे पास पूरे 2000 सालों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम आ चुकी है। इधर आनिया के पास जब चर्च सेंचुरी की चाबी आती है तो पहली बार इतने बड़े हाइडआउट की चाबी देख के बहुत ज्यादा हैरान थी। वो तो बड़ी ताव से उस चाबी को निहार रही थी, पर एमसी को अभी बहुत ज्यादा काम था, उसे लेवल 15 तक भी पहुंचना था। तो वो कहता है, ठीक है ट्रेडिंग सक्सेसफुल रही, अब मैं चलता हूँ। भाई अभी तक आगे के एपिसोड्स नहीं आए हैं, पर मैं तुम लोगों को गारंटी दे सकता हूँ इस एटीट्यूड के साथ क्वेंगफेंग की कभी गर्लफ्रेंड तो नहीं बनने वाली। पीछे से आनिया भी अपने बिग ब्रदर शैडो को बाय बाय कर देती है और पीछे खड़ी आर्मी वाले नाइट्स ये बातचीत कर रहे थे कि ये छोटी सी चाबी सच में 2000 सालों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम की है। तो बगल में खड़ा एक नाइट कहता है, अबे तुझे क्या पता, उस हाइड आउट के अंदर इतनी सारी जगह है कि वहाँ कई सौ नहीं कई हजार लोग एक साथ वहाँ रह सकते हैं, कोई और नहीं, बस शैडो ही ऐसा पर्सन है जो इतने बढ़िया जगह को किसी और को बेचने को भी तैयार हो सकता है। वरना एक हाइड आउट के ऊपर तो लीडर का ही राज होता है, और भले ही वो एक असैसिन हो, वो वहां पर अपना एक बहुत ही धांसू बेस बना सकता था। ये लोग ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं, तभी हमारा सीन चेंज होकर शैडो की तरफ आता है। वो कहता है, ये आनियो की लाइफ स्पैम तो सच में एकदम करेक्ट टाइम पे आई है, अब मैं मैजिक सिटी जाने से पहले अपने आप को पूरी तरह से एक्यूप कर सकता हूँ। फिर 72 ईयर्स की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम देके अपने 15th लेवल को रियलिटी में एक्सट्रैक्ट करता है। क्या ये लेवल 15 तक कब पहुंचा? ये पिछले एपिसोड में तो लेवल 14 तक पहुंचा था। अरे हाँ, इसने पिछले एपिसोड में बोला था कि ये 5 घंटे के बाद ही लेवल 15 तक पहुंच जाएगा, मतलब ये आनियो के कांटेक्ट करने के 5 घंटे पहले से बस ग्राइंड ही कर रहा था। फिर क्वेंगफेंग 161.7 ईयर्स की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम देके गिफ्ट ऑफ ग्लोरी अपनी मिथिकल टियर की स्किल को रियलिटी में एक्सट्रैक्ट करता है। देन 72 ईयर्स देके अपनी लेजेंडरी स्किल असैसिन इंट्यूशन को एक्सट्रैक्ट करता है। फिर 37 ईयर्स में एपिक ग्रेड की डार्क नाइट रिंग ब्लेड, 24 ईयर्स में एपिक ग्रेड की साइलेंट कंसीलमेंट, 35 ईयर्स में एपिक ग्रेड की डार्केस्ट आवर, और अंत में
14 इयर्स की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन में एमसी अपनी माउंट बेल को एक्सट्रैक्ट करता है। ये सब एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्विंगफिंग कहता है कि मेरे इक्विपमेंट्स के अलावा मेरी स्किल्स और लेवल सारे ही सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। तभी एमसी के पास एक वार्निंग नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा हंगर बार 90% तक पहुंच चुका है। ये पढ़ के एमसी थोड़ी जल्दबाजी करने लगता है। वो कहता है कि मैंने तो लंबे समय से अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, मैं सबसे पहले लॉग ऑफ करके अपने हंगर से ही निपटूंगा। फिर क्विंगफिंग यहाँ पर लॉग ऑफ कर देता है। देन हमारा सीन आता है रियलिटी में उसी हेलोंगबो होटल में जहाँ पर एमसी रुका हुआ था। हमेशा की तरह क्विंगफिंग अपने डार्क एंड डेडली ऑरा को रिलीज करते हुए अपने बेड पर उठता है, पर तभी वो आसपास देख के बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके आसपास बेड के चारों तरफ एक पिंजरा बना हुआ था। उसके बगल में ही दो आदमी उस पर नजर रखे हुए थे, एक टकला मोटा और एक फिट एंड फाइन गुंडा। वो गुंडा कहता है कि ये बच्चा तो उठ गया बिग ब्रदर। वो टकला सिगरेट पीते पीते कुछ तो सैंडविच सा खा रहा था। ये न्यूज सुन के वो सीधा उस सैंडविच को मसल देता है और अभी दोनों चाकू डंडे निकाल के एकदम फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्हीं के बगल में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसका सर किसी ने फाड़ दिया था, उसके अंदर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। और यहाँ पर अभी ये गुंडे एमसी को धमकियां देने लगते हैं, बच्चे अपनी सारी की सारी लाइफ स्पैन हमें दे दे वरना तेरी भी हालत वही होगी जो इस होटल के बाकी लोगों की हुई है। और वो टकला सिगरेट पीते हुए बहुत जोर जोर से हंस रहा था। ये अपोकलिप्स तो कितना ज्यादा ग्रेट है, अब मैं जिसे चाहूं उसे मार सकता हूँ। वो ये सच में लोमड़ी की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। यहाँ पर सामने वाले के अंदर से इतना ज्यादा डेडली ऑरा निकल रहा है तो उससे दूर रहने की बजाय उल्टा और इसको धमकियां देने लगते हैं। वो कहता है, हे तू देख क्या रहा है, अपनी सारी लाइफ स्पैम इधर दे दे, क्या घूर क्या रहा है। बॉस मुझे तो इसे देख के ही ऐसा लग रहा है कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। यहाँ क्विंगफिंग बस इन लोगों को घूरता ही जा रहा था तो सामने वाला गुंडा कहता है, हाँ डैम इट, लगता है ये बच्चा डर के मारे स्टैच्यू भी बन गया है। हाँ जो भी हो, चलो बस इसे मार ही देते हैं। तो ये बहुत सारा रेड कलर का ऑरा इन सबको दिखाई देता है और हमें दिखाते हैं वो ऑरा ना सिर्फ इन गुंडों को बल्कि पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही काट देता है। हमें पता चलता है कि एमसी ने डार्क नाइट रिंग ब्लेड का इस्तेमाल किया था। वो पूरी की पूरी बिल्डिंग अब तबाह हो चुकी थी। वो बिल्डिंग पूरी तरह से बहुत ही बड़े बड़े चट्टानों में टूटने लग गई थी। उसका मलबा चारों तरफ बिखर रहा था। उस मलबे के कारण बहुत ज्यादा धुआं चारों तरफ फैल रहा था और इसी धुंध के अंदर से अपना एमसी बहुत सारे नूडल का एक बहुत ही बड़ा सा पैकेट लेके बाहर आता है और वो कहता है, मैं जितनी पावर रियलिटी में एक्सट्रैक्ट करूंगा मेरे शरीर को उस पावर को यूज करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। मेरी अभी की ताकत के हिसाब से ये नॉर्मल सा फूड मेरी भूख को बिल्कुल भी शांत नहीं कर पा रहा। मुझे तो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन फील भी नहीं हो रही। यहाँ इस कॉन्सिसी और उसकी एलिस गिल्ड को निपटाने के बाद मैं कोई तरीका ढूंढूंगा जिससे मैं बुक ऑफ डिवाइन ऑर्डिनेशन को हासिल कर पाऊं। देन वो नूडल्स को खत्म करके सीधा दूर फेंकता है और अपने माउंट बेल से अपने माउंट को निकालता है और वो सीधा आगे बढ़ते हुए कहता है, कॉन्सिसी एक बहुत ही ज्यादा चालाक लड़की है, इसे ढूंढना सोंगफाई के जितना आसान नहीं होगा, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अरे हाँ, मैंने पहले उससे एक मिशन को एक्सेप्ट किया था क्विंगफिंग को मारने का। मैं इसे एक चारे की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ ताकि मैं उसे बाहर निकाल पाऊँ। मुझे तो कुछ खाया पिया महसूस ही नहीं हो रहा, मुझे अब भी भूख लग रही है। तो मैं सबसे पहले मैजिक सिटी की तरफ ही आगे बढ़ूंगा और वहीं पे रास्ते में कुछ खाने को ढूंढूंगा। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होकर अब मैजिक सिटी में आ जाता है। वहीं पर ही कौन सी एकदम एक्साइटमेंट में चिल्लाती है, बेबी तुम सभी लोग कितने अमेजिंग हो। उसका चेहरा पूरा टमाटर की तरह लाल हो रखा था और हमें दिखाता है कि वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। फिर वो दो एनाकोंडास का सहारा लेते हुए अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ती है और अपनी कांपती आवाज में कहती है, तुम लोगों के साथ घंटों तक दिल भर के एक बैटल करने के बाद, एक मीठी नींद के अंदर सोने के बाद सीधा गेम में एंटर कर जाना, ये फीलिंग ये सिंपली बेस्ट है। तो एक एनाकोंडा कहता है, माय डियर क्वीन तुम्हारी स्किल्स सच में अनपैरेलल्ड हैं, तुम तो सच में डकिंग अमेजिंग हो। दूसरा एनाकोंडा हंसते हुए कहता है कि तुम तो सच में एक क्रेजी हॉट चिक हो। इनकी ये बकचोदी ऐसी चलती रहती है। तभी इस एनाकोंडा के पास एक मैसेज आता है कि शैडो ने क्विंगफिंग को मार दिया है और क्विंगफिंग कह रहा है कि वो तुमसे मिलना चाहता है रियल वर्ल्ड में मैजिक सिटी के अंदर, ताकि वो क्विंगफिंग का सर तुम्हें डिलीवर कर सके और बाकी बची हुई पेमेंट उससे ले सके। तो कॉन्सिसी मनी मन सोचती है, क्या शैडो से मिलना, वो भी रियल लाइफ में, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो ये कहती है, नहीं मिलने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसकी एक फोटो मुझे सेंड कर दो। तो सामने से शैडो का मैसेज आता है कि उसके पास कोई फोन नहीं है, वो फोन का यूज नहीं करता ताकि ऑफिशियल्स उसे ट्रैक ना कर सकें। ये सुन के कॉन्सिसी के चेहरे पे भी एक इविल स्माइल आ जाती है और वो मनी मन सोचती है, ओ तो शैडो के कनेक्शंस भी ऑफिशियल्स के साथ कुछ अच्छे नहीं है। अभी के टाइम पे यहाँ की गवर्नमेंट हमें खोजने के लिए अपनी इंटेंसिटी बहुत ही तेजी से बढ़ाती जा रही है। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के शैडो को अपनी एलिस गिल्ड में शामिल कर लें तो ये डार्कशिया के सुअर हमारे लिए कभी खतरा बन ही नहीं पाएंगे। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि शैडो से कह दो मैं पहले उससे गेम में मिलना चाहती हूँ। कोऑर्डिनेट्स होंगे 6722 8331। वो मनी मन सोचने
सोच रही थी कि सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा शो क्रिएट करूंगी ताकि हम उसे टेस्ट कर सकें कि ये सच में किसकी तरफ है। फिर ये लड़की अपने दोनों एनाकोंडास के साथ सीधा गेम में आ जाती है और वहीं पर ही वो किसी को कांटेक्ट करती है। वो कहती है, बेबी त्यांसांग जियांग, क्या तुम थोड़ी देर के लिए फ्री हो? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जिसके लिए तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। फिर हमारा सीन चेंज होकर क्विंगफिंग की तरफ आता है जो अपने वुल्फ के साथ एक बड़े से टावर के ऊपर बैठा हुआ था। उसने साइलेंट कंसीलमेंट को एक्टिवेट कर रखा था, मतलब जब तक वो हिलता डुलता नहीं है तब तक वो इंडिफिनिटली इनविजिबल रह सकता है। वो कहता है कि अब ये कौन सी कह रही है कि मुझे गेम में आके मिलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने सोचा था, ये लड़की बहुत ज्यादा चालाक है। ये कोऑर्डिनेट्स इविल स्पिरिट नाम की एकेडमी के हैं, वो यहाँ से मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। तो फुल स्पीड में सीधा गेम में एंटर करता है और अपने वुल्फ के साथ सीधा भागने लग जाता है उसी डायरेक्शन में। और वो कह रहा था कि चलो देखते हैं कि अब इसके पास कितनी ट्रिक्स हैं। फिर सीधा अपना सीन चेंज होकर मैजिक सिटी रूइंस की इविल स्पिरिट एकेडमी के पास आता है। कैंगफेंग भी अपने भेड़िए के साथ स्टेल्थ मोड में एक बिल्डिंग के छत पे आ चुका था। वहीं पर ही नीचे से उसको आवाजें आ रही थी, एस ऑफ स्पेड्स, ऑफिशियल्स को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब से कॉप्स तुम्हारी स्पेड गैंग्स को 24/7 लॉकडाउन करेंगे और उनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम चुपचाप सरेंडर कर दो, वरना हमें फोर्सफुली एक्शन लेना पड़ेगा। और हमें दिखाते हैं यहाँ कौन सी की 3 लोगों की टीम के सामने बहुत सारे पुलिस वाले आ खड़े हुए हैं और वो सभी इन लोगों को पकड़ने के लिए ही आए हैं। पर सामने से कौन सी फुल एटीट्यूड में कहती है, ट्यान सिंह जियान, वापस जाओ और अपने डाकसिया के सुअरों जैसे आदमियों से कह दो कि ये याद रखें, अब से हम कोई स्पेड्स गैंग नहीं है, हम अब से एलाइस गिल्ड हैं। और वो अपने दोनों गुब्बारों के प्रोटेक्शंस को ओपन करते हुए कहती है कि हम एलाइस गिल्ड हैं जो तुम्हारे डाकसिया के कीड़े मकोड़ों जैसे आदमियों को ही मारने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। और हमें दिखाते हैं सामने वाले पुलिस वालों की नाक से तो बिल्कुल खून का फव्वारा ही बढ़ने लग गया था। सभी लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान थे। सामने की टीम का कैप्टन तो अपनी एक्साइटमेंट को रोक ही नहीं पा रहा था। फिर वो अपनी एक आंख छुपाते हुए एकदम हंसते हंसते कहता है, डैम यू एस ऑफ स्पेड्स, डाकसिया के ऑफिशियल्स तुम्हारे ऊपर जरूर जस्टिस लेके आएंगे। पीछे के ऑफिसर्स भी बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे, उनकी भी एक्साइटमेंट रुक नहीं रही थी। पर फिर वो कहते हैं, इनकी हिम्मत तो देखो, कितने बेशरम लोग हैं। इनकी टीम कैप्टन अब भी शर्माते हुए वॉइस कॉल पे इससे चुपके से कहता है, बेबी क्या तुम कुछ ज्यादा ही आगे नहीं जा रही हो? पर सामने देखने से ऐसा लग रहा है कि इस लड़की ने पता नहीं कितने ही पैक चढ़ा रखे हैं। वो कहती है कि कम ऑन डाकसिया के सुअर, आ जाओ मेरे ऊपर। और ये भी धीमी आवाज में हंसते हंसते कहती है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? जब तक तुम ये शो पूरा करने में मेरी मदद करते रहोगे, मैं आज रात तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा आगे जा सकती हूँ। पर अपना क्विंगफिंग, वो तो ऊपर भगवान की तरह सब कुछ देख रहा था। उसे भविष्य का सारा काला चिट्ठा पहले से ही पता था। और वो मनी में सोचता है, हाँ ये तो वही है क्यू हाउ नान, जिसका कोड नेम है त्यांजियांग जिन, एक जाना माना धोखेबाज जो गवर्नमेंट की अंदरूनी जानकारी एलाइस गिल्ड को प्रोवाइड किया करता था। मेरी पिछली जिंदगी में गॉड फॉरसेकन गेम के 7 इयर्स के बाद जाके गवर्नमेंट को इसकी धोखेबाजी के बारे में पता चला था और इसे ऑन द स्पॉट ही मार दिया गया था। और अभी के टाइम पे ये बंदा पूरे जोश में कहता है, एस ऑफ स्पेड्स, तुम सब कितने घटिया लोग हो, आज तो हमें तुम सबको अरेस्ट करना ही होगा। ये देख के क्विंगफिंग सोचता है, इंटरेस्टिंग, तो कौन सी और क्वीन हाउनान अब इतनी जल्दी मिलके काम करने लगे? ये दोनों मिलके एक शो क्रिएट कर रहे हैं बस ये जानने के लिए कि मैं किसकी तरफ हूँ। अगर मैं कौन सी की मदद करता हूँ तो इसका मतलब होगा कि मैं सारे ऑफिशियल्स का दुश्मन बन जाऊंगा, और अगर मैं कौन सी की मदद नहीं करता तो शायद कौन सी कभी भी रियल लाइफ में शैडो से नहीं मिलेगी। ये सोच के शैडो स्टेल्थ मोड में ही छत से छलांग लगा देता है और हंसते हंसते कहता है, अगर ऐसा है तो चलो मुझे अपनी सिंसियरिटी तुम्हें दिखाने दो। और उसने ऊपर से आते आते अपनी डार्क नाइट रिंग ब्लेड को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे सारे के सारे ऑफिशियल्स के ग्रुप के ऊपर बहुत ही खतरनाक डैमेज पड़ता है और कुछ ही सेकंड्स में सबके सब मारे जाते हैं। एमसी के पास किलिंग नोटिफिकेशंस की लाइन लग जाती है। ये देख के सभी लोग हैरान थे। सामने की कौनसीसी भी, दोनों एनाकोंडा और कौनसीसी साथ में चिल्लाती है, क्या WTF, क्या डोमिनेटिंग पावर है। और इधर अपना शैडो, वो तो लूट की तरफ ध्यान भी नहीं देता और फुल एटीट्यूड में इन सबके सामने चलते हुए कहता है, हेलो एस ऑफ स्पेड्स, आई एम शैडो। अब इसी हैंडसम एंड डैशिंग सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करना। और वैसे इस सीरीज पे व्यूज क्यों कम होते जा रहे हैं भाई, लाइक वाइक करो, थोड़ी इसकी रीच बढ़ाओ। और अब इसके नेक्स्ट चैप्टर आने में 4-5 दिन लगेंगे, तब तक मैं एक नई सीरीज का वीडियो बना के डालूंगा। तो तुम लोगों को इसके लिए भी पूरा सपोर्ट दिखाना है, ठीक है ना? मैं बता रहा हूँ वो सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है, तो तुम लोगों को कम से कम उसके पहले एपिसोड पे तो अपना फुल सपोर्ट दिखाना ही होगा। और बाकी इस सीरीज के बारे में तुम्हें एपिसोड में सब कुछ पहले ही पता चल जाएगा, तो मैं कुछ स्पॉइलर नहीं दूंगा, ठीक है? तो अब इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। अब अगले एपिसोड का इंतजार करो, तब तक के लिए बाय।